हाँ जी मित्रों, नमस्कार। अभी देखें, आज अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने जा रहे हैं और वो है अटॉर्नी जनरल। बात अपन करेंगे महान्यायवादी की। देखें, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की अपन बात करें, इससे पहले अभी तक जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अभी देखें, महान्यायवादी की अपन बात करें तो ये जो महान्यायवादी है, ये महान्यायवादी का पद है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद को वर्णित किया गया है। तो संविधान में महान्यायवादी का पद है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। महान्यायवादी का जो पद है, ये महान्यायवादी का पद है, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। महान्यायवादी देखो होता क्या है, महान्यायवादी की अपन बात करें तो ये जो महान्यायवादी है, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी कौन होता है? केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, ये प्रश्न पूर्व की पटवार भर्ती परीक्षा में जो परिपरीक्षा लगी थी पिछली बार राजस्थान में, यहाँ पर प्रश्न आया था कि भारत केंद्र में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कौन है? महान्यायवादी। देखें, जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी का पद है, वैसे ही राज्य में किसका पद है? एडवोकेट जनरल का पद है, महाधिवक्ता का पद है। और महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। ये महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा क्या होता है? विधि अधिकारी होता है, जबकि महान्यायवादी केंद्र सरकार का होता है। मित्रों, यहाँ पर एक चीज देखें, ये विधि अधिकारी क्या है? जिस प्रकार से अपने को किसी प्रकार के कानूनी परामर्श की आवश्यकता होती है या न्यायालय में किसी प्रकार की पैरवी की आवश्यकता होती है, तो अपन निसंदेह एक अधिवक्ता को चुनते हैं, एक वकील को चुनते हैं। ठीक उसी प्रकार से केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए कौन होता है? महान्यायवादी होता है। जबकि राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख है ये अनुच्छेद 165 में, और महान्यायवादी के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 176 में किया गया है। माफ करना मित्रों, अनुच्छेद 76 में, 176 में नहीं। अनुच्छेद 76 की बात करें तो इसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्यकाल सब कुछ उल्लेखित किया गया है, जिनका भी अपन बारी बारी से जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात करें महाधिवक्ता की नियुक्ति की, तो यहां पर देखें, संविधान का अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 स्पष्ट शब्दों में एक बात कहता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? महाधिवक्ता की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 165 के तहत, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। मित्रों, अनुच्छेद 76 में तो स्पष्ट इतना ही लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी की जब नियुक्ति करता है तो केंद्रीय जो मंत्री परिषद होती है, इस केंद्रीय मंत्री परिषद से क्या करता है? परामर्श निश्चित रूप से करता है, ये स्वाभाविक सी बात है। वैसे ही महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो राज्य की जो मंत्री परिषद है उससे एक बार परामर्श जरूर करेगा व्यवहारिक स्थिति में, हालांकि ऐसा वर्णित नहीं है। इसके बाद देखें, आगे अपन बात करें तो आगे रहता है योग्यता की। यहां पर अपने पास दो शब्द हैं, एक महान्यायवादी, अधिकारी किसका है? केंद्र सरकार का। दूसरा महाधिवक्ता, अधिकारी किसका है? राज्य सरकार का। देखें, दोनों की योग्यता में डिफरेंट ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही है। महान्यायवादी के लिए क्या वर्णित किया गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का
न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, न्यायाधीश नहीं हो बल्कि न्यायाधीश बनने की क्या करता हो, योग्यता रखता हो। लेकिन महाधिवक्ता के लिए वर्णित है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो महाधिवक्ता तो कहां पर, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न कि न्यायाधीश हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला प्रश्न यूं मतलब कई प्रकार से पूछ सकता है, महाधिवक्ता के संदर्भ में गलत कथन को इंगित कीजिएगा या गलत पॉइंट को इंगित करें तो वो ये दे सकता है न्यायाधीश बनने की, न्यायाधीश से हो तो ध्यान रखें न्यायाधीश नहीं होना चाहिए बल्कि न्यायाधीश बनने की क्या रखना चाहिए, योग्यता रखना चाहिए। अब बात मैं यहां पर कर लूं कि सब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है। लाजमी सी बात है, आपके दिमाग में सवाल भी आया होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है कि कोई न्यायाधीश जो 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। कितने समय, 5 वर्ष तक, या 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में अगर पारंगत विधि वेता है, विधि का अच्छा जानकार है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। बाकी सब आप योग्यता के संदर्भ में जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 124 स्पष्ट करता है सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संदर्भ में, और वहां पर स्पष्ट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अपन यही कहेंगे राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेता होना चाहिए, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। तो महान्यायवादी के पद की योग्यता क्या हो गई, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हूं, योग्यता रखता हूं। इसके बाद अपन बात करें कार्यकाल की। मित्रों यहां पर देखिएगा महान्यायवादी का जो कार्यकाल है, ये महान्यायवादी के कार्यकाल की संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि महान्यायवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कौन, महान्यायवादी। अब महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। लेकिन संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, इनका किसी प्रकार का निश्चित कार्यकाल नहीं है, सिर्फ इतना है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। लेकिन बात अपन करें किसकी, पद से हटाने की, तो देखिएगा वैसे पद से हटाने के लिए संविधान में तो किसी प्रकार की विधि या किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है, कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है, लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बाद में अपन बात करें त्यागपत्र की, तो देखें महान्यायवादी है ये किसको त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के पदमुक्त हो सकता है। जबकि महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है, मित्रों महान्यायवादी है ये भारत के राष्ट्रपति के समक्ष विधि के संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। इसके अलावा ये जो महान्यायवादी होता है, इस महान्यायवादी को जो पारिश्रमिक मिलता है, जो वेतन मिलता है, ये वेतन कितना होता है मित्रों, वेतन आप यहां समझें योग्यता किसके समान है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है, तो वेतन भी किसके समान होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वर्तमान में 2,50,000 मासिक वेतन मिलता है। वही 2,50,000 मासिक वेतन किसको मिलेगा, महान्यायवादी को मिलेगा। और महान्यायवादी का ये वेतन है ये किस पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर है, भारत की जो संचित निधि है अनुच्छेद 266 में वर्णित की गई है,
इस भारत की संचित निधि पर भारित होता है। पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की क्या नहीं हो सकती, कटौती नहीं हो सकती। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। लेकिन मित्रों ध्यान रखें, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को छोड़कर समस्त पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी को वेतन कितना मिलेगा? 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? भारत की संचित निधि पर यह वेतन भारित होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि महान्यायवादी की जो कार्य और शक्तियां हैं, ये कार्य व शक्तियां क्या हैं। मित्रों, महान्यायवादी के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अभी अपन बात करेंगे कि महान्यायवादी की कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो देखें, कार्य व शक्तियां, तो सबसे पहले देखिएगा महान्यायवादी क्या काम करता है। महान्यायवादी है, ये महान्यायवादी भारत सरकार को ऐसे मामलों में सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए। राष्ट्रपति कई बार इंगित करता है, उस मामले में वह भारत सरकार को क्या देगा? सलाह देगा। राष्ट्रपति सौंपता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषय पर वह भारत सरकार को क्या करता है? सलाह देने का कार्य करता है। यानी एक तो क्या, राष्ट्रपति कोई काम देगा कि इस काम पर आप भारत सरकार को क्या दे? परामर्श दे। इसके अलावा अपन बात करें तो वह विधिक स्वरूप से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और वे कर्तव्य जो कहां पर वर्णित किए गए हैं, वे कर्तव्य जो संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त किए गए हैं, यानी संविधान में वर्णित किए गए हैं, और उनके बारे में इसको कौन बताएगा? राष्ट्रपति बताएगा। इसके अलावा संविधान के द्वारा या विधि के द्वारा जो भी कर्तव्य उसके लिए निर्धारित किए गए वो सब कार्य करेगा। तो यहां पर देखें, मुख्य रूप से दो बातें अपने सामने आ गई। एक तो क्या है कि ऐसे मामले जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं उन पर भारत सरकार को विधिक सलाह देगा। दूसरा, ऐसे मामले या ऐसे विषय जो विधि द्वारा या संविधान के द्वारा महान्यायवादी को सलाह के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी वे कर्तव्य जो कहां पर वर्णित किए गए हैं, संविधान में वर्णित किए गए हैं, उन पर यह भारत सरकार को विधिक सहायता प्रदान करता है। लेकिन यहां पर देखें, भारत का जो संविधान है, ये भारत का संविधान महान्यायवादी को क्या कार्य प्रदान करता है। भारत के संविधान की अपन बात करें तो भारत सरकार से संबंधित मामले जिनमें वह सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, भारत सरकार से संबंधित मामलों में वह कहां पर उपस्थित होगा? सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। लेकिन मामला किससे संबंधित होना चाहिए? भारत सरकार से संबंधित मामला होना चाहिए। उस मामले को लेकर के वह कहां पर उपस्थित होगा? सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होगा। मामला किस, बार बार यही कह रहा हूं मैं, मामला किसका होना चाहिए? भारत सरकार का होना चाहिए। कारण, क्योंकि भारत सरकार का ही ये विधि अधिकारी है और भारत सरकार को ही क्या करता है? कानूनी मामलों में सलाह देता है। इसके अलावा जब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी संवैधानिक प्रश्न के विषय में सलाह मांगता है तो वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कहां उपस्थित होता है? सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होता है। कहां पर?
सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होता है सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। कब? जब अनुच्छेद 143 के तहत किसी संवैधानिक प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग ले? परामर्श मांग ले। मित्रों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि संवैधानिक प्रश्न के विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन यह राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि वह चाहे तो परामर्श दे और चाहे तो परामर्श नहीं दे। जैसे कि 1992 में बाबरी मस्जिद कांड होता है और उस बाबरी मस्जिद कांड के बाद राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा, लेकिन न्यायाधीश वेंकट चेलिया ने परामर्श देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि संवैधानिक प्रश्न के विषय पर परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। इसके बाद देखिएगा, आगे अपन बात करें तो सरकार से संबंधित किसी भी मामले में वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। सुनवाई कर सकता है, लेकिन मामला किससे संबंधित होना चाहिए? मामला है ये सरकार से संबंधित होना चाहिए। सरकार से संबंधित मामले में ये किसी भी उच्च न्यायालय में जाकर के क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। लेकिन अपन ये तो कार्य और शक्तियों की बात कर रहे थे, अधिकार क्या है सर्वोच्च इस महान्यायवादी के पास? उन अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखें, अधिकारों की बात करें तो दो अधिकार मुख्य रूप से सामने आते हैं। पहला तो क्या आता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, पहला अधिकार तो क्या आता है कि महान्यायवादी है ये भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकता है जी? सुनवाई कर सकता है। किसी भी क्षेत्र में जाकर के किसी भी अदालत में क्या करेगा? सुनवाई कर सकता है, ये उसका अधिकार है। चाहे वो भारत का जम्मू कश्मीर हो और चाहे वो भारत का केरल हो, वो कहीं भी जा सकता है और वहां जाकर किसी भी मामले की क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। एक तो अधिकार है ये। दूसरा अधिकार उसके पास क्या है? दूसरा अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी है ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। किसमें? संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद पर अगर किसी विषय में बहस हो रही है तो बहस में हिस्सा ले सकता है, लेकिन जब किसी विषय पर मतदान हो रहा हो संसद में तो ध्यान रखिएगा मित्रों, विषय पर मतदान के दौरान वह भाग नहीं ले सकता। यानी किसी विषय पर वोटिंग हो रही हो तो वोटिंग में वो हिस्सा नहीं ले सकता। तो अधिकार कितने हैं? दो अधिकार आपके सामने स्पष्ट है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर अदालत में क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बहस में हिस्सा ले सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। इसके बाद देखें, भारत का जो महान्यायवादी है, इस भारत के महान्यायवादी की कुछ मर्यादाएं भी निर्धारित की गई हैं और उन मर्यादाओं पर भी अपन चर्चा करेंगे। अधिकार की अपन ने बात कर ली, शक्तियों की अपन ने बात कर ली, लेकिन अब अपन बात करेंगे कि महान्यायवादी के पद की मर्यादाएं क्या हैं, कौन सी मर्यादा का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो मर्यादा की बात करें तो देखें, सबसे पहले अपन बात करें तो एक आता है कि वह भारत सरकार के खिलाफ किसी भी कानूनी मामले में क्या नहीं कर सकता? पैरवी नहीं कर सकता। किसके खिलाफ? भारत सरकार के खिलाफ। भारत सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी को क्या नहीं दे सकता? सलाह नहीं दे सकता। इसके अलावा
किसी भी प्रकार का विश्लेषण है ये कानूनी विश्लेषण नहीं दे सकता। किसके खिलाफ? भारत सरकार के खिलाफ। तो पहली मर्यादा क्या हो गई कि भारत सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देना या किसी भी प्रकार का विश्लेषण नहीं देना महान्यायवादी के लिए क्या है? मर्यादा है। देखो, मर्यादा शब्द मैं इस प्रकार से नाम दे रहा हूं क्योंकि इनका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। वो एक महान्यायवादी का नैतिक कर्तव्य बताया गया है, मर्यादा में बताया गया है कि उन्हें इन बात का पालन करना चाहिए कि भारत सरकार के खिलाफ वो किसी प्रकार की सलाह नहीं दे, किसी प्रकार का कानूनी विश्लेषण नहीं करे। यहां पर देखिएगा, महान्यायवादी जिस मामले को लेकर न्यायालय में उपस्थित है, कहां पर है? न्यायालय में उपस्थित है, वहां पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करे। जिस मामले को लेकर के वह अदालत में उपस्थित है, मामला किसका लेकर के आएगा? ये भारत सरकार का लेकर के आएगा। तो भारत सरकार के जिस मामले को लेकर ये न्यायालय में उपस्थित है, उस मामले में किसी भी प्रकार की क्या नहीं करना चाहिए? टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये भी महान्यायवादी की क्या लिए मर्यादा है। इसके अलावा वह किसी भी आपराधिक मामले में अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उस व्यक्ति का क्या नहीं करना चाहिए? बचाव नहीं करना चाहिए। भारत में रहकर अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का अपराध किया है तो महान्यायवादी का यह कर्तव्य है, मर्यादा है कि वह अपने उस व्यक्ति या उस अपराधी का क्या नहीं करे? बचाव नहीं करे। इसके अलावा महान्यायवादी के लिए मर्यादा है कि वह भारत सरकार की अनुमति के बिना कंपनी के किसी भी कंपनी के निर्देशक के पद पर नहीं जाएं। कंपनी के निर्देशक के पद पर नहीं जाएं। किसकी अनुमति के बिना? भारत सरकार की अनुमति के बिना। या किसी परिषद या कंपनी के परिषद भी आप यहां पर शामिल कर सकते हैं। किसी भी परिषद या कंपनी के निर्देशन के पद पर या निर्देशक के पद पे वो विराजमान नहीं होना चाहिए जब तक कि किसने स्वीकृति नहीं दी हो, भारत सरकार ने स्वीकृति नहीं दी हो। देखें, महान्यायवादी की अपन बात करें तो ये जो महान्यायवादी है ये सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। महान्यायवादी सरकार का क्या नहीं है? पूर्णकालिक वकील नहीं है। ये ध्यान रखना, पूर्णकालिक वकील नहीं है। वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना। सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं है और सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद उसे किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही से नहीं रोका गया है। तो ध्यान रखना, महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। वह भारत सरकार का कोई सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है। महान्यायवादी की शक्तियां, उसके जो विशेषाधिकार हैं, उन सब का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 105 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 105 में उसकी विशेषाधिकार है, उसकी शक्तियां हैं और प्रतिरक्षा है। शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत वह संसद की कार्यवाही में जाता है और अनुच्छेद 105 में महान्यायवादी की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा का उल्लेख किया गया है। मित्रों, ये 3 अनुच्छेद याद रखने हैं। इसके अलावा देश में जो प्रथम महान्यायवादी है, ये प्रथम महान्यायवादी किसको बनाया गया था? MC शीतलवाड़ को बनाया गया था। जबकि वर्तमान में भारत की महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। मित्रों, इस वीडियो में हर स्तर की परीक्षा को शामिल करते हुए बनाया गया है। जैसे महान्यायवादी की शक्तियां, मर्यादा, अधिकार, इन सबको मैंने अलग अलग कर दिया और वो एक स्तरीय UPSC या RPSC की विशेष परीक्षाओं में उपयोगी हैं। बाकी फैक्ट वाले जो प्रश्न हैं वो लगभग हर परीक्षा में आपके क्या रहेंगे? उपयोगी रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो निस्संदेह आप एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।